नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा होगा। मोदी का खेल खत्म। अगर मोदी कुर्सी से हटे तो हजारों केस होंगे मोदी पर। डर सता रहा है मोदी को, क्योंकि यह जो मैंने कहा, यह बातें चर्चा का विषय है और चर्चा चल रही है। आखिर नरेंद्र मोदी जो इतने शांत हो गए हैं, जो अपने आप को समर्पित करते हुए आरएसएस के सामने नजर आ रहे, जो अभी तक नजर नहीं आए और जो तानाशाही दिखा रहे थे, आखिर क्यों सरेंडर कर रहे हैं? हर कोई अधिकारी हो, चाहे अपने हो, चाहे अपने भाजपा के सांसद हो, आरएसएस के सांसद हो, एनडीए गठबंधन के सांसद हो, सहयोगी दल हो, साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, उनके बीच बचाव में कोई नहीं आ रहा है। फंस गए हैं बेचारे, चक्रव्यूह के अंदर जकड़ गए हैं। राहुल गांधी ने ऐसा फंसाया कि नानी याद आ गई। अब राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस करके नानी याद आ गई, या नानी फैक्टर ने नानी बना दिया? नानी फैक्टर ने नानी याद दिला दिया। एन ना एन नायडू, नीतीश, नरेंद्र हो गए सरेंडर। नायडू, नीतीश, नरेंद्र की बनी सरकार और नरेंद्र सरेंडर। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब देखना होगा कि कब तक चलती है सरकार, लेकिन अब सरकार अस्थिर जल्द होने वाली है और नरेंद्र मोदी की ताकत क्षीण हो गई है, कम हो गई है, कमजोर हो गए हैं अब मोदी। यह साफ चेहरे पर भी झलक रहा है। दूसरी चीज कि क्या यह मान ले कि मोदी का खेल खत्म है? क्यों? कि अब मोदी का वह जोर नहीं चल रहा है और मोदी अब सामना नहीं कर पा रहे विपक्षी दलों का, और ना ही ट्रंप का सामना कर पा रहे हैं, ना ही पाकिस्तान का सामना कर पा रहे हैं। झूठी अफवाहों और बाउंडरों में देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में अगर मोदी कुर्सी से हटे तो हजारों केस होंगे और लोग तैयार बैठे, और देश से ही नहीं विदेशों में भी होंगे, क्योंकि इनके कारनामे हर जगह इन्होंने किए हैं जाकर। वह अगर मीडिया को खरीद न लिया होता, मीडिया को अगर अपना गुलाम न बना लिया होता, तो यह बातें जन जन तक पहुंच गई होती। लेकिन डर सता रहा है मोदी को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो पॉइंट्स हैं, बड़ी ध्यानपूर्वक उन पॉइंट्स पर गौर कीजिएगा। हम लोग विश्लेषण करेंगे कि आरएसएस ने मोदी से किया हिसाब बराबर। क्या इन बातों को मान ले कि आरएसएस चाहता था कि मोदी सरेंडर कर दे आरएसएस के सामने, और मोदी कमजोर हो इसकी ताक में था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हावी हो गए थे, जब तक इनका भंडा मोदी का नहीं फूटा था तब तक सबके ऊपर हावी थे, और जैसे ही भंडा फूट गया मोदी का, मोदी कमजोर हो गए। भंडा फूटते ही कमजोर हो गए, तो वह लोग जिसके ऊपर अपनी तानाशाहियां दिखा रहे थे, विपक्ष हो चाहे आरएसएस हो, वह हमलावर हो गया, वह हावी हो गया इनके ऊपर। तो अब नरेंद्र मोदी जब अपने भाषणों में आरएसएस का नाम लेते हैं और 100 साल का बात करते हैं, तो क्या आरएसएस ने मोदी से हिसाब बराबर कर लिया?
इस बात की चर्चा हो रही है। और दूसरा, फर्जी डिग्री में फंसेंगे मोदी। फर्जी डिग्री में फंसेंगे मोदी, क्योंकि अगर मोदी का इस्तीफा हुआ तो फर्जी डिग्री पर चुनाव आयोग को गुमराह करके और सत्ता में काबिज हुए, इसको लेकर के भी केस होगा और देश के सामने फिर डिग्री आ जाएगी। जिस डिग्री को बंद लिफाफे में या छिपाया जा रहा था वह उजागर हो जाएगा, जैसे नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल का उजागर हो गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, पिछली सरकारों के किए हुए कामों को बेचा है। वैसे ही तो फर्जी डिग्री में भी फंस जाएंगे मोदी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर मोदी को हटाने की मांग तेज हो गई है। इस बात की चर्चा होने लगी है और नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं लोग, खुश नहीं है। भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी से नाखुश हैं। इस बात की तफ्तीश इससे भी होती है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो संजीव बालियान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब का जो अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा किया था, भाजपा के ही राजीव प्रताप रूडी ने हरा दिया। यानी कि सरकार का सपोर्ट, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का सपोर्ट होने के बावजूद संजीव बालियान चुनाव हार गए और राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि हमें कांग्रेस ने भी समर्थन किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, आरजेडी और टीडीपी ने भी किया और भाजपा ने भी किया। यानी कि भाजपा के अंदर भी बगावत है। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी को लेकर के आए तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव में गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार। अब ऐसे में बड़ी परिस्थितियां वो है कि आरएसएस के 20 सांसद मोदी के विरोध में, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के हो और चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के हो और चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के हो, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं दिए तो यह विरोध शुरू हो जाएगा और आरएसएस के 20 सांसद सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से। और अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में आरएसएस का प्रत्याशी नहीं बना तो यह 20 सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में मोदी के खिलाफ। अब ऐसे में मोदी बीजेपी में पड़े अकेले, मोदी बीजेपी में पड़े अकेले, क्योंकि चंद कुछ लोगों को छोड़कर बाकी नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कारनामे इस देश में उजागर हुए हैं, उनके लिए और उनकी आने वाली राजनीति या उनके बच्चों की आने वाली राजनीति के लिए वह घातक हो रहा है। क्योंकि हर जगह जो जहर फैलाए है और नरेंद्र मोदी को लेकर और भाजपा को लेकर के जो नफरत एक लोगों के अंदर हो रही है, सच्चाई राहुल गांधी द्वारा लाए जाने के बाद जो चुनाव आयोग की धांधली और चोरी पकड़ी है राहुल गांधी ने, उससे लोगों में नाराजगी बढ़ी है और वह मोदी को साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मोदी अलग थलग अकेले पड़ते हुए भाजपा के अंदर नजर आ रहा है। इससे इस बात से भी तफ्तीश होती है कि नरेंद्र मोदी ने हिम्मत नहीं दिखा पाई आज तक भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाने की, कि 240 सांसदों को एक साथ बुला करके बैठ करके बात कर सके। क्योंकि उन 240 सांसदों ने नरेंद्र मोदी को भाजपा का नेता नहीं चुना है। तो एक अलग परिस्थिति और मुश्किल से
नरेंद्र मोदी के लिए खड़ी हो रही है। लेकिन आरएसएस के सामने मोदी सरेंडर, आरएसएस के सामने मोदी सरेंडर अपने आप को पूरी तरह से कर दिए हैं। अब नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं कि आरएसएस उन्हें सिक्योर करे कि इस्तीफा देने के बाद उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी, उन्हें जेल के दरवाजे नहीं देखने पड़ेंगे, उन्हें एक अच्छे पद पर बिठाए। तो वह पद एक ही है जिस पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे तो उनके ऊपर केस नहीं होगा, वह राष्ट्रपति का पद है। उसके अलावा कोई भी ऐसा पद नहीं है जहां नरेंद्र मोदी के ऊपर केस ना हो। और नरेंद्र मोदी के ऊपर केस करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अब नरेंद्र मोदी का यही खौफ है और आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है। और अब एक एक राज्य अगर हारते जाएंगे तो परिस्थितियां और भी विपरीत होगी। और 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, तो 2027 के पहले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हैं। उससे पहले बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम का चुनाव है। अगर यह सारे चुनाव हार गए तो कैसे राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि उसमें विधायक से लेकर एमएलसी से लेकर सांसद, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद वोट करते हैं। अब यह खौफ नरेंद्र मोदी को डरा रहा है। दूसरी तरफ जो आरएसएस के 20 सांसद विरोध में है, और यह चीजें मैंने जो बताई, और मोदी बीजेपी में पड़े हैं अकेले आरएसएस के सामने, इसीलिए मोदी ने सरेंडर किया। लेकिन देश को संकट में डाल दिया मोदी ने। 11 साल के कारनामे जो नरेंद्र मोदी के हैं वह इस देश को ऐसे संकट के चंगुल में फंसा दिए हैं कि अब देश अपना रहा है। बर्बाद कहते हैं ना, बर्बाद कर दिया। जो पैसे कमाता नहीं है, हराम के पैसे पाता है, उसे पैसे का कदर नहीं होता है। मुहावरा बोल रहा हूं, कदर नहीं होता। इसी को लेकर गांव देहातों में एक कहावत कहा जाता है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। मुहावरा है ना, कहावत है ना, बुजुर्गों ने कहा है, गांव देहातों में सुनाया जाता है। यही कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 साल के अंदर जो पूर्वजों ने कमाए थे, इस देश की पिछली सरकारों ने बनाए थे, नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में सब बेचा है। अंधेरपुर नगरी, चौपट राजा, टके से बाजी, टके से खाजा, खूब लुटाया। और अब लुटाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो अब स्वदेशी पर लौट आए हैं। क्योंकि बाहर के रास्ते बंद हो गए, विदेश नीति फेल हो गई। जिन छोटी आंख वाले गणेश जी की बात कर रहे थे, उसी छोटी आंख वाले चाइना से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आतुर है मिलने के लिए, लेकिन वह भी साथ देगा इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन ट्रंप के पास मोदी का है बहुत बड़ा राज, जिसका कर सकते हैं टर्म पर्दाफाश। इस बात का भी खौफ नरेंद्र मोदी को सता रहा है कि अगर ट्रंप के पास मोदी का राज है, पर्दाफाश अगर ट्रंप करते हैं, तो नरेंद्र मोदी न घर के होंगे और ना ही नरेंद्र मोदी किस घाट के होंगे। अब नरेंद्र मोदी उलझ से गए हैं ऐसी बुरे हालात में कि नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे और क्या ना करे। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी तरफ करवटें ले रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने किया मोदी का विरोध। अब चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से मोदी के विरोध में अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग को जाकर के कहे कि आपका एसआईआर गलत है,
चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी जब भी फंसते हैं किसी ट्रंप को लेकर के, तो भी इनके साथ खड़े नहीं हुए, तो भी इनको कहे कि हम समर्थन वापस ले लेंगे अगर आपने इसे सॉल्व नहीं किया तो। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू किसी भी मुद्दे पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुद्दे पर मोदी के साथ नहीं थे, विरोध कर दिया। अमेरिका टैरिफ के ऊपर मोदी के विरोध में है, बिहार चुनाव आयोग के एसआईआर पर मोदी के विरोध में है, जो यह हिंदुत्व का एजेंडा मोदी सरकार चला रही है उसके विरोध में है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू कभी भी साथ छोड़ देंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन एक झटका बहुत जबरदस्त लग रहा है, किसे? मोदी सरकार को, कि ममता बनर्जी के साथ भाजपा के 6 सांसद छोड़ेंगे मोदी का साथ। अब यह 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में है और 12 सांसद हैं टोटल पश्चिम बंगाल से। यह इस्तीफा देने को भी तैयार है अगर दर बदल कानून के तहत इनकी सांसदी जाती है, तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता, बोले मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सांसदी का चुनाव करा के चुनाव जीत पाएगी? अब इस हालात में पश्चिम बंगाल में या किसी भी राज्य में असंभव सी बात है। ऐसे में यह 6 सांसद भी मोदी का साथ छोड़कर ममता के घर जाते हुए नजर आ रहे हैं, या यह कह ले कि भाजपा के 6 सांसद मोदी का साथ छोड़कर ममता के घर गए। तब परिस्थितियां मोदी के खिलाफ जा रही हैं। अब जैसा मैंने कहा कि मोदी को इतना कमजोर कभी नहीं देखा गया, क्योंकि राहुल गांधी सच कहते हैं कि वह जो झूठ और पाखंड का गुब्बारा फुलाया गया था इतना बड़ा था कि उसे ही सच मान लिया गया, यह ताश के पत्तों का मकान बना दिया गया और उसे आलीशान बिल्डिंग समझ लिया गया, जबकि हवा का एक छोटा सा झोंका आया और वह ताश का पत्ता भड़भड़ा कर ढह गया, गिर गया। वही नरेंद्र मोदी की बनाई हुई बिल्डिंग थी। अब नरेंद्र मोदी को बचाने वाला कोई नहीं है और नरेंद्र मोदी का साथ सब छोड़ रहे हैं। कहते हैं डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता। अब जब डूबती नाव में कोई सवार नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी का जब पर्दाफाश हो गया है, असलियत देश के सामने आ गई है, तो कौन रहेगा नरेंद्र मोदी के साथ? सोचिए, बड़ी दुर्लभ है परिस्थिति कि जिस देश में प्रधानमंत्री या देश का राजा यह कहता हो कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हम खाते में देंगे, अच्छे दिन के वादे करता हूं, किसानों को C2+50 MSP देने की बात करता हूं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता हूं, देश को विकास की राह पर ले जाकर के विकसित देश बनाने की बात करता हूं, जो 56 इंच का सीना दिखाता हो, खुद को विश्वगुरु बनता हो, खुद भगवान बन गया हो, आज वह व्यक्ति सरेंडर कर रहा है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पर मोदी ने 81 करोड़ लोगों के हाथ में 5 किलो फ्री अनाज के लिए कटोरा थमा दिया। अच्छे दिन के नाम पर देश का को नर्क में ढकेल दिया। 15 लाख खाते में आएंगे के नाम पर लोगों के खातों से पैसे उड़ जा रहे हैं और काला धन लाएंगे के नाम पर खुद काला धन को सफेद करके काला धन इकट्ठा कर लिया। मैं यह नहीं कहता कि मोदी ने कर लिया, लेकिन
काला धन का रेशियो बढ़ गया, 3 गुना हो गया। तो काला धन कहां आया? काला धन तो बढ़ गया। तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, तो नरेंद्र मोदी गुनाहगार है उसके। और पीएम केयर फंड के जरिए लाखों करोड़ रुपए के गमन की भी चर्चा है, जो हिसाब नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। पीएम केयर फंड के लाखों करोड़ों रुपया गमन हो गए हैं। इस देश को पीएम केयर फंड का क्या फायदा हुआ? और किसानों को C2+50 MSP देने की बात करके 13 महीने किसानों को सड़क पर खड़ा कर दिया, 750 किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष को वोट चोरी करके, वोटों में धांधली करवा करके चुनाव आयोग के जरिए चुनाव आयोग के संवैधानिक संस्था को बर्बाद किया और विपक्ष को तबाह करने का प्रयास किया। तभी भी जनता विपक्ष के साथ रही और एक मजबूत विपक्ष ऐसा पार्लियामेंट के अंदर देश की जनता ने भेजा कि मोदी की नींव हिल गई और सरेंडर होने पर मजबूर होना पड़ा। तो महंगाई कम करने के नाम पर महंगाई दुगुनी तिगुनी कर दी और अब लगे हुए रोजगार भी लोगों के जाने लगे। तो सोचिए कि मोदी को इतना कमजोर कभी आपने देखा था? अब वक्त बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। चंद दिनों के मेहमान बचे हैं नरेंद्र मोदी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।